एपिसोड 16 अंटिल DPSODEAPTER। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल VM नॉवेल लव स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टोरी शुरू करते हैं अब। पाखी को अपनी बाहों में लिए अक्षित बेसमेंट से बाहर निकलता है। इधर अंश पर जय के आदमियों ने गन तान रखी थी, जिसे देखकर अंश कहता है, देखी भाइयों, हम यहाँ किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सभी अपनी बंदूकें अपने पॉकेट में डाल ले। लेकिन उसकी बात सुन के जय के आदमी कुछ रिएक्ट नहीं करते और धीरे धीरे अंश की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर अंश अपने गन से अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। इतना कहकर अंश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है, जिसके बाद अंश एक के बाद एक 3 बुलेट फायर करता है, जो जय के 3 आदमियों के सर को चीरती हुई निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जय के आदमियों को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका अंदाजा हुआ उन लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली। इधर सक्षम के आदमी भी अपनी पोजीशन में खड़े थे, लेकिन तभी अंश की नज़र दरवाजे से आते हुए अक्षित पर पड़ी, जिसकी बाहों में पाखी बेसुध पड़ी हुई थी। ये देखकर अंश ने अपनी गन नीचे कर ली और अक्षित को देखने लगा। अंश के गन नीचे करने के बाद सभी लोग अंश के आंखों के डायरेक्शन में देखने लगे। जब सबने अक्षित को देखा तो सबने अपनी गन नीचे कर ली और अक्षित के लिए जगह बनाने लगे। अक्षित पाखी को लेकर कार के पास आता है। अंश कार का दरवाजा खोलता है और अक्षित आराम से पाखी को कार में बैठा देता है। काफी रात हो गई थी और अंधेरा भी बढ़ रहेगा था। इतने में अंश अक्षित से कहता है, अब तुम्हें निकलना चाहिए वरना तुम लेट ही जाओगे। उसकी बात सुनकर अक्षित पहले अंश को देखता है, फिर पाखी को। अक्षित पाखी के बालों को सहलाते हुए कहता है, इसे इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता है। अक्षित इस समय पाखी को बहुत ही इंटेंटली देख रहा होता है, लेकिन अंश उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो अपने कमर पर अपना हाथ रखकर कहता है, ओह कम ऑन अक्षित, उसके लिए मैं हूं, तू पहले ये डील कर ले, उसके बाद आराम से पाखी को देखते रहना। अंश की बातों में फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। तभी सक्षम ने भी अक्षित को समझाते हुए कहा, बॉस आप मैम की फिक्र मत करिए, हम सब उनका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको अब जाना चाहिए। लेकिन अक्षित पाखी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो हर पल पाखी के पास रहना चाहता था। पाखी अभी भी होश में नहीं थी और उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। अगर अक्षित उसे छोड़कर चला भी जाता तो उसका पूरा ध्यान पाखी के ऊपर ही रहता। अक्षित ने अंश और सक्षम से कहा, मैं पाखी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। तुम लोग बॉस से कह दो, ये डील हम कल कर लेंगे। सभी लोग अक्षित की बात सुनकर सभी को शौक लगा। डील कैंसिल कर देने का मतलब सीधा दर्शन के ऑर्डर को न मानना है, जिसकी जरूरत आज तक किसी ने नहीं की थी। अंश ने अक्षित को समझाते हुए कहा, अक्षित पागलों जैसी बातें मत कर, अगर ये डील आज नहीं हुई तो वो लोग किसी दूसरी गैंग कर पास डील लेकर चले जाएंगे और दोनों पार्टी के रिलेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मत भूल कि माफिया वर्ल्ड में रिलेशन बहुत मैटर करता है। इस पर अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा, माफिया वर्ल्ड मुझसे है, मैं माफिया वर्ल्ड से नहीं। अगर ये डील उन्होंने कैंसिल कर दी तो ये उनके लिए ही खतरनाक साबित होगा। भूल मत, तू माफिया किंग ऐप से बात कर रहा है। इतना कहकर अक्षित ने पाखी ने साइड वाला दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अंश अच्छे से जानता था कि अक्षित ने अगर ठान लिया है तो उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप कार की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। यहाँ से अक्षित अपने घर चला गया। घर पहुंचकर अक्षित बड़े ध्यान से पाखी को सहारा देकर कार से निकलता था। इस वक्त तक पाखी को होश आने लगा था। पाखी को एहसास होता है कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल रखा है। वो अपनी आंखें आहिस्ता से खोलती है तो उसके सामने अक्षित होता है। अक्षित को देखकर पाखी आहिस्ता से कहती है, अक्षित सर। पाखी की आवाज सुनकर अक्षित पाखी की ओर देखते हुए कहता है, डोंट स्पीक, इट विल हर्ट यू। अक्षित पाखी को लेकर घर के अंदर जाता है। घर का दरवाजा अक्षित का सर्वेंट खोलता है। इस घर अक्षित अपने एक सर्वेंट के साथ रहता था। पाखी को देखकर सर्वेंट कहता है, सर ये कौन है और क्या हुआ इन्हें? अक्षित गुस्से में उस सर्वेंट के देखता है और कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन दरवाजे पे ही निकाल लोगे या अंदर भी आने दोगे? अक्षित को गुस्से ने देखकर सर्वेंट रास्ते से हट जाता है और अक्षित पाखी को घर के अंदर लाकर उसे हॉल के सोफे पर बड़े आराम से बैठा देता है। पाखी इस वक्त पूरी तरह होश में थी और अक्षित को देख रही थी। पाखी इस वक्त बुरी तरह दर्द से कराह रही थी। उसे इस तरह देखकर अक्षित पाखी के पास जमीन पर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अक्षित अपने सर्वेंट को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है और साथ में साफ पानी और टॉवल। कुछ देर बाद सर्वेंट सारा सामान लेकर आ जाता है। अक्षित जैसे ही पाखी के घाव के साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, पाखी उसे रोक देती है। पाखी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, मैं कर लूंगी, आप प्लीज ये टॉवल मुझे दे दीजिए। अक्षित पाखी के हाथ को खुद से अलग करता है और कहता है, पहले अपनी हालत देख लो, फिर कहना कि ये काम तुम खुद कर सकती हो। पाखी अक्षित से कहती है, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद ही इसे डील कर लूंगी। पाखी की बात सुनकर अक्षित हैरानी उसे देखता है और कहता है, तुम मेरा ही डायलॉग मुझ पर ही नहीं चिपका सकती, अपने लिए कोई और लाइन देख लो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी नहीं अपने काम की फिक्र है। अगर तुम कल को ऑफिस नहीं आई तो मेरा सारा काम कौन करेगा? इसके बाद अक्षित पाखी के घाव के पानी से साफ करने लगता है। दूसरे सोफे पर बैठ अंश उन दोनों देखते हुए अपना सर हिलाता है और फिर किचन में चला जाता है। इधर अक्षित घाव के पानी से साफ करने के बाद उन पर पट्टी करने लगता है और अक्षित को बड़े प्यार से ये सब करते देख रही होती है।
पाखी ने माथे पर लगी चोट में बैंडेज लगाने के बाद अक्षित गलती से उसे थोड़ा सा प्रेस कर देता है, जिससे पाखी को दर्द होता है और उसके मुंह से निकल जाती है। अक्षित तुरंत पाखी का अपने हाथों में लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? ऐसा कहकर अक्षित पाखी के घाव पर हवा करने लगता है। ये देखकर पाखी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे पाखी छुपा लेती है। पाखी अपना सर नमे हिलाती है, तब जाकर अक्षित पाखी को छोड़ता है। अक्षित अपनी जगह से खड़े होकर पाखी से कहता है, यू नीड टू रेस्ट, कम विद मी। ऐसा कहकर अक्षित आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पाखी अभी भी बैठी हुई होती है और उसका फेस थोड़ा सैड लगता होता है। जब अक्षित नोटिस करता है कि पाखी उसके पीछे नहीं आ रही, तो वो मुड़कर फिर से पाखी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? पाखी इनोसेंटली अक्षित की ओर देखती है और कहती है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। अक्षित हैरानी से पाखी को देखता है और कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? पाखी अपना थूक गटकती है और हिचकिचाते हुए कहती है, ओ मुझे भूख लगी है। ऐसा कहकर पाखी अक्षित की ओर देखते हुए जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाने लगती है। अक्षित अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहता है, क्या इतनी सी बात, तुम रुको, मैं अभी कुछ बनवाता हूँ। ये बात सुनकर पाखी खुश हो जाती है। अक्षित अपने सर्वेंट को आवाज लगाने ही वाला होता है, इतने में अंश किचन से निकलते हुए कहता है, लेकिन सर्वेंट तो पहले ही चला गया, अब कौन खाना बनाएगा? पाखी हताश होकर कहती है, क्या कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि किचन कहाँ है, मैं खुद ही बना लूंगी। ऐसा कहकर पाखी अपनी जगह पर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पार लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि अक्षित के मजबूत हाथ उसे संभाल लेते हैं। पाखी भी अक्षित के शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती और अक्षित की आंखों में देखने लगती है। अक्षित पाखी को ऐसे ही होल्ड किए हुए कहता है, तुम खुद से खड़ी भी नहीं ही पा रही हो, खाना कैसे बनाओगी? पाखी इनोसेंटली कहती है, मतलब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अक्षित कुछ नहीं कहता और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पाखी अपने हाथ से अक्षित के नेक को होल्ड कर लेती है। अक्षित पाखी को उठाकर किचन की तरफ बढ़ता है और पाखी को किचन काउंटर पर बैठा देता है। इधर अंश अक्षित का नया रूप देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो इसे एंजॉय भी कर रहा होता है। अक्षित जल्दी से पाखी के लिए एक सैंडविच बनाता और उसे पाखी को देते हुए कहता है, अभी के लिए इनसे ही काम चला लो। पाखी ने जल्दी से सैंडविच लिया और एक बाइट करने के बाद कहा, आपको ये सब आता है? अक्षित ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, तुम मेरे बारे में अभी कितनी ही जानती हो? पाखी ने एक और बाइट ली और कहा, बहुत कुछ, और अक्षित की ओर देखने लगी। अक्षित ने पाखी की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 5 साल से मेरे ही साथ हो तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, तुमने खा लिया हो तो अब चले। पाखी ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे एक और चाहिए। इतने में अक्षित ने हैरानी से कहा, एक और? पाखी ने हाँ ने सिर हिलाया। इसके बाद अक्षित ने पाखी के लिए एक और सैंडविच बनाए और उसे पाखी की ओर बढ़ा दिया। पाखी ने सैंडविच लिया और उसे अक्षित की बढ़ा दिया। उसके ये करने पर अक्षित उसे हैरानी से देखने लगा। इतने में पाखी ने कहा, आपने भी कुछ खाया है, आपका शुगर ड्रॉप हो जाएगा। अक्षित ने स्माइल की और पाखी के हाथ से सैंडविच ले लिया। ये देखकर पाखी भी स्माइल करने लगी। दोनों ने अपना डिनर फिनिश किया। अक्षित ने कहा, तो चले। ये कहने के बाद अक्षित ने पाखी को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और इसे अपने बेडरूम की ओर ले जाने लगा। पाखी ने भी अक्षित के नेक को कसकर पकड़ लिया और अपना अक्षित के कंधों में टीका दिया। इतने पास होने के वजह से पाखी अक्षित की खुशबू को महसूस कर पा रही थी। उसे अक्षित की खुशबू अपनी ओर खींच रही थी। वो चाहकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पाखी के लिए ये एहसास नया था और उसे बेहद आराम दे रहा था। अक्षित की बाहों में उसे सेफ फील हो रहा था। उसके फेस पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जा रही थी। कंटिन्यू। एपिसोड 17। अब तुम मेरी हो। अक्षित ने पाखी को बड़े आराम से बेड पर बैठा दिया। पाखी ने अक्षित से पूछा, ये तो आपका रूम है? अक्षित, हाँ, ये मेरा ही रूम है। इस घर के बाकी रूम अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तुम यहाँ रेस्ट कर लो। पाखी ने कंसर्न होते हुए कहा, फिर आप कहाँ जाएंगे? अक्षित ने अपने वार्डरोब से अपनी टी शर्ट निकाल कर पाखी के सामने रख दी और कहा, डोंट वरी, मैं अंश के रूम में रेस्ट कर लूंगा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं, चेंज कर लो। इतना कहकर अक्षित रूम से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर पाखी की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें अब से केयरफुल रहना होगा, वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक्षित की बात सुनकर पाखी बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और आश्चर्य से कहती है, क्या मतलब आपका कि वो फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके तो और भी रिलेशन रहे हैं, उनके साथ तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ क्यों? अक्षित अपने हाथ क्रॉस करते हुए, आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि वो फिर से कुछ जरूर करेंगे। पाखी, इससे निकलने का कोई रास्ता तो होता? अक्षित पाखी की ओर देखने लगा और कुछ सोचने के बाद कहता है, इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। अक्षित की बात सुन के पाखी उसे बड़े उम्मीद से देखने लगती है। अक्षित आगे कहता है, और वो रास्ता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? अक्षित की बात सुनकर पाखी हैरान हो जाती है। पाखी अक्षित को एकटक होकर देखने लगती और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा इस सब से निकलने का। अक्षित अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, वेल, तुम्हें नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तभी तुम जिंदा रह पाओगी, अदरवाइज वो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे। अक्षित की बात सुनकर पाखी थूक गटकने लगती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। पाखी को नर्वस देखकर अक्षित कहता है,
अगर जिंदा रहना चाहता हो तो एक बार फिर से सोच लो। इतना कहकर अक्षित रूम से निकल जाता है, लेकिन पाखी गहरी सोच में पड़ जाती है। वो अक्षित से अट्रैक्ट होने तो लगी थी, लेकिन शादी का सोचकर उसे घबराहट होने लगी थी। उसने खुद को शांत किया और अपने कपड़े चेंज करने लगी। अक्षित के बारे में सोचते हुए पाखी बेड पर लेट गई और कुछ ही पल में उसे गहरी नींद आ गई। इधर जब दर्शन को पता चला कि अक्षित ने डील नहीं की तो उसका पारा काफी हाई हो गया था। जयंत ने उसके गुस्से की आग में घी डालते हुए कहा, बॉस मैं इसी बात से डर रहा था। वो लड़का अब अपनी मनमानी करने लगा है। आपकी बात को भी उसने टाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही आपकी कुर्सी पर बैठ और आपको और छोटे मास्टर को। उसके कुछ बोलने से पहले दर्शन ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। दर्शन अपनी चेयर से उठा और उसने कहा, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे टकराए। वो अभी भी मेरा एक मामूली सा आदमी है जिसे मैं जो चाहे करवा सकता हूं और जब चाहे रास्ते से हटा सकता हूं, लेकिन उसे अभी रास्ते से हटाना सही नहीं है। लेकिन उसे उसकी औकात का एहसास करवाना होगा ताकि ये चिट्ठी अपने पंख खोलकर उड़ न जाए। इस पर जयंत ने दांत दिखाते हुए कहा, आप क्या करने की सोच रहे हैं बॉस? दर्शन ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने जो काम बिगड़ा है उसे खुद ही सही करना होगा। इतना कहकर दर्शन मुस्कुराने लगा। इधर अक्षित की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार करवट बदल रहा है। उसके मन में बस पाखी का ख्याल आ रहा था। आज की डील के बारे में तो वो मानो भूल ही गया था। अक्षित बस यही सोच रहा था कि उसके डैड पाखी के पीछे क्यों पड़े हैं। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगा रहा था कि उसके जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वो पाखी को छोड़ दे। यही सब बातें अक्षित के दिमाग में चल रही थी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ है। सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे। अक्षित अपने बिस्तर उठा और अपने रूम की ओर चला गया। सुबह अक्षित को जॉगिंग और उसके बाद जिम करने की आदत थी और वो अपना रूटीन कभी नहीं बदलता था। अक्षित अपने रूम में गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नज़र पाखी पर पड़ी। पाखी अभी भी किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस तरह बच्चों की तरह सोता देख अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। अक्षित धीरे धीरे पाखी के पास गया और उसके पास ही नीचे बैठकर उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। अक्षित अपने हाथों से पाखी के गाल हो सहलाने लगा और उसने कहा, इतने प्यारे से चेहरे हो। उस आदमी ने पूरी तरह डल कर दिया। बट यू डोंट वरी, अब से तुम्हें कोई हट नहीं कर पाएगा। अब तुम मेरी हो। आई विल प्रोटेक्ट यू। ऐसा कहकर अक्षित ने पाखी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपने होठों के पास लेट हुए चूम लिया। अक्षित ने एक नज़र पाखी की ओर देखा और अपना ट्रैक शूट लेकर जॉगिंग के लिए चला गया। कुछ देर बाद पाखी की नींद खुली। उसे अपने बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था। उसके घावों से भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे करने खुद को उठाने की कोशिश की और बेड पर सीधे बैठ गई। वो अपने घावों को देख रही थी जिससे उसे कल का डरावना दिन याद आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और वहां से आते इंसान को देखकर पाखी चौंक गई। कंटिन्यू एपिसोड 18 अंटिल DPSODEAPTER। कुछ देर बाद पाखी की नींद खुली। उसे अपने बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था। उसके घावों से भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे करने खुद को उठाने की कोशिश की और बेड पर सीधे बैठ गई। वो अपने घावों को देख रही थी जिससे उसे कल का डरावना दिन याद आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और वहां से आते इंसान को देखकर पाखी चौंक गई। दरवाजे पर अक्षित की मॉम खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और उनके हाथ में पाखी के लिए कुछ कपड़े थे। उन्हें देखकर पाखी अपने बेड से उठने की कोशिश करती, जिसे देखकर अक्षित की मॉम उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बेटा रुको, तुम्हें अपनी जगह से नहीं उठना चाहिए। उनकी बात सुन के पाखी रुक जाती और उनकी ओर देखने लगती है। अक्षित की मॉम पाखी के पास आती है और उसके साथ बैठकर, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, उन लोगों की वजह से तुम्हें कितनी चोट आई है, ऐसा कहते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। पाखी उनका हाथ पकड़ के कहती है, मैम प्लीज आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अक्षित की मॉम पाखी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त अक्षित की मॉम रोने लगी थी। पाखी उनसे कहती है, मैम इसमें आपकी गलती है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं, जिसे जल्दी क्लियर करना होगा। अक्षित की मॉम पाखी की ओर देखते हुए कहती है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, और तुम मुझे बार बार मैम क्यों बोल रही हो? तुम मुझे मॉम बोल सकती हो, बिल्कुल अक्षित की तरह। पाखी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मैं कैसे आपको? पाखी को नर्वस देखकर अक्षित की मॉम कहती है, ठीक मॉम, नहीं तो कम से कम आंटी तो बोल ही सकती हो, लेकिन मैम अब से नहीं चलेगा। ऐसा कहने के बाद अक्षित की मॉम पाखी के बालों में हाथ फेरने लगती है। अक्षित की मॉम पाखी को कपड़े देती है और कहती है, ये लो, इन्हें पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है? पाखी हाँ में सर हिला देती है। अक्षित की मॉम रूम से चली जाती है और पाखी कपड़े लेकर वॉशरूम में। पाखी मन में इस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रही होती है। उसे लग रहा था कि उसे जल्दी ही अक्षित से इस बारे में बात करनी होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अक्षित की मॉम उसे बहू की रूप में देखने लगी थी और अक्षित के डैड उसकी जान के पीछे पड़े थे। उसे जल्दी ही इस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचना होगा। अक्षित जिम से बाहर ही निकला था कि उसे हॉल में उसके डैड दिख गए। उन्हें देखकर अक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्षित को ये तो पता था कि उसकी मॉम आई है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके डैड भी आए हैं और साथ में उसके दादाजी।
उन दोनों को देखकर अक्षित की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अक्षित अपने डैड के पास जाता है जो अभी सोफे पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। अक्षित उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इन्हें अंदर किसने आने दिया? ऐसा कहकर अक्षित इधर उधर अपने सर्वेंट को देखने लगा। उसे वो कहीं नहीं दिखा। इतने में अक्षित के डैड ने चाय की कप नीचे रखी और अपनी जगह से खड़े होकर कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता और मुझे यहाँ के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लो। उनकी बात सुनकर अक्षित की हंसी निकल गई। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, और आपने ये किस हक से कहा? जैसे मैं आपके घर में बिना आपकी परमिशन के नहीं जा सकता वैसे ही आप किसी और के घर में नहीं आ सकते, समझे? अक्षित के डैड, तुम अपने ही डैड से किस तरह बात कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है ये सब उस लड़की ने ही तुम्हारे दिमाग में डाला, इसलिए मुझे उससे नफरत है। उस लड़की को मैं तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा, तुम देख लेना। उनकी बात सुनकर अक्षित अपने डैड आंखों में गुस्से से देखते हुए उनकी ओर 2 कदम बढ़ाता है और कहता है, उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूं। अगर अगली बार आपने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं हमारे बीच का रिश्ता भूल जाऊंगा, गॉट इट। ऐसा कहकर अक्षित ने अपने दादाजी को भी गुस्से में देखा और वहां से अपने रूम की ओर जाने लगा। इधर लगभग आधे घंटे बाद पाखी वॉशरूम से बाहर आई तो उसका ध्यान बाहर से आ रही आवाज से खींचा। पाखी ने जल्दी से कपड़े पहने और हॉल की ओर जाने लगी। पाखी बाहर गई तो उसे सीढ़ियों से आता हुआ अक्षित दिखा जो अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। पाखी को अक्षित के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देखने को आदत थी तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अक्षित की नज़र पाखी पर पड़ते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। अक्षित की मॉम ने आपके लिए एक पिंक कलर का शूट लाया था जो उसके ऊपर बहुत जच रहा था। अक्षित ने पहली बार पाखी को ऑफिस फॉर्मल के अलावा किसी और ड्रेस में देखा था। उसके साथ पाखी का मासूम चेहरा किसी को भी पिघलाने के लिए काफी था। अक्षित उसकी ओर देखकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। इस दौरान उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। अक्षित के जाने के बाद पाखी की नज़र हॉल में खड़े अक्षित के डैड पर पड़ी जो गुस्से में पाखी को देख रहे थे। उन्हें देखकर पाखी ने डर से अपनी नज़र झुका ली और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। तभी किचन से अक्षित की मॉम बाहर आए और उनकी नज़र मिस्टर जय पर पड़ी जो पाखी को गुस्से में घूर रहे थे। अक्षित ने मॉम ने सिचुएशन को संभालते हुए पाखी से कहा, पाखी बेटा यहाँ आओ और मेरी मदद करो। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और अक्षित के डैड से नज़र चुराते हुए किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब अक्षित रेडी होकर नीचे आया तो उसके डैड और बाकी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो पाखी किचन से नाश्ता लेकर निकल रही थी। अक्षित उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता था इसलिए वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अक्षित की मॉम ने उसे रोक लिया। अक्षित टेबल के पास आया और अपनी मॉम से बोला, मैं ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूंगा, डोंट वरी, और तुम्हें अपने घर नहीं जाना। अक्षित ने पाखी की ओर देखते हुए कहा। अक्षित की बात सुनकर पाखी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अक्षित की मॉम ने उसे रोकते हुए कहा, कम से कम उसे तो ब्रेकफास्ट कर लेने दे। अक्षित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करे, और हाँ मेरे आने पहले आप यहाँ से चले जाए तो अच्छा होगा। अक्षित ने अपने डैड की ओर देखते हुए कहा। अक्षित ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। पाखी के पैर की चोट से उसे अभी भी दर्द हो रहा जिसकी वजह से वो तेजी से नहीं चल पा रही थी, और जब अक्षित ने उसे इस तरह खींचा तो उसके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन अक्षित ने उसे अपने मजबूत कंधों से संभाल लिया। अक्षित चिंतित होकर उससे पूछा, क्या तुम ठीक ही, तुम्हें लगी तो नहीं? पाखी ने मुस्कुराते हुए न में सिर हिलाया और कहा, नहीं बस थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा। पाखी को दर्द में देखकर अक्षित को गुस्सा आने लगा। उसने अपने डैड की ओर गुस्से में देखा, लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटी पाखी थी। अक्षित पाखी को अपने कंधे से सहारा देते हुए घर से बाहर ले गया। उसके जाते ही अक्षित के डैड ने गुस्से में कहा, देख रही अपने बेटे को एक लड़की के लिए कैसे पागल हुआ जा रहा है। अक्षित ने मॉम ने नाश्ता टेबल पर रखा और कहा, हाँ देख रही हूँ कि मेरा बेटा उसे कितना पसंद करने लगा है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपको पाखी से क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि सिर्फ वही है जो मेरे बेटे को पहले जैसा कर सकती है। आप प्लीज उन दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। अक्षित ने डैड ने उंगली दिखाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आज ही खन्ना से अक्षित के रिश्ते की बात करता हूँ, उसे इस लड़की को तो छोड़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर अक्षित के डैड घर से निकल गए और अक्षित की मॉम फिर से अकेली पड़ गई। इधर अक्षित पाखी को लेकर उसके घर पहुंच चुका था। उसने पाखी को उसके दरवाजे तक छोड़ा और वहां से जाने लगा। थैंक यू, पाखी ने अक्षित से कहा, जिसे सुनकर अक्षित रुक गया और पाखी की ओर देखते हुए कहा, ये थैंक यू किस लिए था? पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज के लिए। अक्षित बिना किसी भाव के कहा, अच्छा फिर तो तुम्हें एक और चीज ऐड करनी होगी। पाखी, और वो क्या है? अक्षित, यही कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, सी यू आफ्टर टुडे। जैसा कहकर अक्षित जाने लगा, लेकिन पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, नहीं मैं ठीक हूं, मैं अभी आपके साथ ऑफिस चला सकती हूं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूं। पाखी के इस तरह हाथ पकड़ने पर अक्षित थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने सख्त सा फेस बनाते हुए पहले अपने हाथ की ओर देखा फिर पाखी की ओर। ये देखकर पाखी ने अक्षित का हाथ छोड़ दिया। अक्षित पाखी के पास आकर कहता है, तुम अपने बॉस की बात नहीं मान रही हो, इट्स एन ऑर्डर, तुम 2 दिन बाद ही ऑफिस आओगी, अंडरस्टूड? पाखी ने ब्लैंक फेस के साथ हाँ में सिर हिलाया। उसे इस तरह सिर हिलाता देखकर अक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ऐसा कहकर अक्षित पाखी के बालों को सहलाने लगता है जिससे पाखी थोड़ा नर्वस फील करने लगती है।
इसके बाद अक्षित पाखी को घर ड्रॉप करके ऑफिस चला ज्ञान और पाखी चुपचाप से अपने घर चली गई। अक्षित टाइम से ऑफिस पहुंच चुका था। इधर ऑफिस में पाखी को लेकर अभी भी लोग बात कर रहे थे। ऑफिस के लोगों को उसकी फिक्र हो रही थी। अक्षित जब ऑफिस आया तो उसने ये बात नोटिस कर ली थी, इसलिए वो सबसे कहता है कि पाखी ठीक है और अपने केबिन की ओर चला जाता है। पाखी के सही सलामत होने की न्यूज पाकर ऑफिस ले लोग खुश हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर अक्षित अपने केबिन पहुंचता है तो उसे अपने चेयर पर एक लड़का बैठा दिखता है, जिसे देखकर अक्षित गुस्से में दांत पीसने लगता है। कंटिन्यू एपिसोड 19 से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके करीब जाए। इधर अक्षित अपने केबिन पहुंचता है तो उसे अपने चेयर पर एक लड़का बैठा दिखता है, जिसे देखकर अक्षित गुस्से में दांत पीसने लगता है। अक्षित उस लड़के को घूरते हुए केबिन में एंटर करता है। वो लड़का पेपर वेट से खेल रहा होता। अक्षित के केबिन में एंटर करते ही उसने पेपर वेट से खेलना छोड़ दिया और अक्षित की ओर स्mirk करते हुए देखने लगता है। अक्षित गुस्से में केबिन का दरवाजा बंद करता है और उस लड़के से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी चेयर पर बैठने की तुमने सोची भी कैसी? वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने हाथ अपनी पॉकेट के डालते हुए कहता है, तुम्हें अपने बॉस से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मुझसे इज्जत से बात करो, समझे? इस पर अक्षित स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे डैड मेरे बॉस है, तुम नहीं, और तुम मेरे बॉस कभी बन भी नहीं पाओगे, समझे? उस लड़के का नाम यश राजपूत था और ये दर्शन का बेटा था, जिसे दर्शन अपने बाद अपनी कुर्सी सौंपना चाहता था। यश अक्षित की आगे बढ़ते हुए कहता है, विल वो तो हम बाद में देखेंगे कि मैं तुम्हारा बॉस बन पाता हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? उसके इस बात पर अक्षित कोई जवाब नहीं देता और उसे गुस्से में घूरने लगता है। यश स्mirk करते हुए कहता है, चलो तुम भूल गए हो तो मैं ही बता देता हूँ, कल रात की डील जो तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? अक्षित यश की 2 कदम बढ़ाता है और कहता है, उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि सारे वेपन्स उन लोगों ने कहाँ रखे हैं, तो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड गेट आउट। यश अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। इसके जवाब में अक्षित कहता है, यही एटीट्यूड तो मेरी पहचान है, नाउ लीव। इस कहते हुए अक्षित दरवाजे की ओर इशारा करता है। यश अक्षित को गुस्से में घूरकर केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अक्षित अपने ऑफिस का काम करना शुरू करता है। आज उसे ये सारे काम जल्दी ही निपटाने होंगे क्योंकि उसे दर्शन से मिलने भी जाना था। इधर यश ऑफिस में सभी लड़कियों को घूरते हुए जाता है और राधिका को देखकर अजीब सा स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। राधिका को देखते हुए वो सोचता है, आज रात तो मजे आने वाले हैं। ऐसा कहकर वो ऑफिस ने निकल जाता है। कुछ देर बाद पाखी ऑफिस आ जाती है। पाखी को देखकर राधिका उसका नाम चिल्लाते हुए उसे कसकर हक कर लेती है। पाखी भी उसे हक कर लेती है। राधिका पाखी को उसके केबिन में लेकर आती है और दोनों बात करने लगती है। ऑफिस के बाकी लोग भी पाखी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे मिलने के लिए उसके केबिन में आते हैं। सभी लोग पाखी से पूछते हैं कि उसके साथ ये कैसे हुआ और ये काम किसने किया। पाखी उन्हें सब बताती है, लेकिन ये बात नहीं बताती कि ये सब कुछ खुद अक्षित के डैड ने किया था। पाखी उन्हें ये भी बताती है कि कैसे अक्षित और अंश ने उसकी हेल्प की थी। ये बात सुनकर राधिका के फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, लगता है सर तेरे प्यार में पागल हो गए हैं। सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और पाखी को चिढ़ाने लगते हैं। पाखी उन सबको शांत करते हुए कहती है, नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है सर, और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग प्लीज बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। इस पर एक लड़की कहती है, चलो मान लिया कि तेरे मन कुछ नहीं, लेकिन सर का क्या, कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं करने लगे? ऐसा कहकर वो लड़की पाखी को नॉटी स्माइल देने लगी। पाखी उन सब की बातों को बस नकार रही थी। उन सब की आवाज बाहर तक आ रही थी, जिसने तरुण का ध्यान अपनी ओर खींचा। तरुण उन सबको डांटने आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सब पाखी के केबिन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी। पाखी आ चुकी है। पाखी के गुम हो जाने के बाद तरुण काफी परेशान हो गया था और उसे अब तक नहीं पता था कि पाखी सही सलामत है। तरुण खुश होकर पाखी के केबिन में गया और वहां जाते ही अपना चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त कर लिया। तरुण को देखकर सभी लोग थोड़ा घबरा गए क्योंकि वो जानते थे कि तरुण उन्हें डांटने आया है, और हुआ भी ऐसा ही। तरुण ने उन सबको डांटकर अपने अपने काम में भेज दिया। अब केबिन में तरुण और पाखी ही बचे थे। पाखी तरुण को देखकर मुस्कुरा दी, जिससे तरुण को काफी राहत मिल रही थी। तरुण पाखी के पास गया और उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता भी मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे लगा कि मैं कहीं तुम्हें को ना दूं। ऐसा कहते हुए तरुण का गला भारी होने लगा था। इधर तरुण के अचानक गले लगाने से पाखी थोड़ा चौंक गई थी। उसे इतने सालों से तरुण पर क्रश था, लेकिन उसे तरुण के गले लगाने वैसे फीलिंग नहीं हो रही थी जैसी अक्षित के गले लगाने से हुई थी। पाखी अपने मन में उठ रहे इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। ठीक इसी वक्त अक्षित अपने ऑफिस का काम खत्म करके दर्शन से मिलने के लिए अपने केबिन से निकला, लेकिन उसकी नज़र तरुण और पाखी पर पड़ी, जो इस वक्त एक दूसरे की बाहों में थे। ये देखकर अक्षित ने अपनी मुट्ठी कस ली और पाखी के केबिन का दरवाजा गुस्से में खोला। उसके ऐसा करते ही तरुण और पाखी एक दूसरे से दूर हुए। अक्षित ने तरुण को गुस्से में घूर कर देखा, जिसके बाद अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोगों के पास कोई काम है भी या नहीं? ऑफिस में हो तो ऑफिस के लोगों जैसे रहो। तरुण ने सिर झुकाकर अक्षित से सॉरी कहा और पाखी की ओर देखते हुए कहा, हम बाद में मिलते हैं और फिर साथ में ही घर चलेंगे। उसकी बात सुनकर अक्षित ने गुस्से में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, नाउ लीव। ऐसा कहकर अक्षित ने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
तरुण वहां से चुपचाप चला गया। अक्षित उसे गुस्से में देखे जा रहा था जब तक कि तरुण अपने केबिन तक नहीं पहुंच गया। उसके जाते ही अक्षित पाखी की ओर मुड़ा और गुस्सा करते हुए बोला, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है। अपने हालत देखो, फिर झांसी की रानी बनने की सोचना। पाखी ने भी अपनी मुट्ठी कसकर कहा, सर मैं एकदम ठीक हूं, मुझे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए और अपना काम कीजिए। उसका जवाब सुनकर अक्षित ने स्मृक करते हुए पाखी को देखा और उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। अक्षित को यूं पास आता देख पाखी अपने कदम पीछे लेने लगी। पाखी अब तक वॉल तक पहुंच चुकी, उसके पास अक्षित से बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। अक्षित ने अपने दोनों हाथों से पाखी को घेर लिया था और उसके करीब जाकर कहता है, तो ठीक है, तुम्हें काम करना है तो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे आने तक तुम अपने केबिन से बाहर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर अक्षित के पाखी के चिक्स पर सॉफ्टली किस किया, जिससे पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। अक्षित ने पाखी को देखकर स्माइल किया और वहां से जाने लगा, लेकिन अक्षित दरवाजे पर रुककर पाखी से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो भी बहुत ही सेक्सी वाली। ऐसा कहकर अक्षित वहां से चला गया और पाखी अभी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी पलकें बार बार झपका रही थी और उसे उसका फेस वार्म फील हो रहा था। उसने खुद के दिल में उठते फीलिंग को कंट्रोल किया और अपने काम करने की कोशिश करने लगी। इधर अक्षित पाखी के केबिन से निकलकर तरुण के केबिन में जा चुका था। उसने झटके से दरवाजा खोला, जिससे तरुण थोड़ा चौंक गया। अक्षित ने बिना देर किए अपनी बात कही। अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, देखो मैं ये तुम्हें फास्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, पाखी से दूर रहो। भले ही वो तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके करीब जाए। आई होप तुम समझ गए होगे। इतना कहकर अक्षित केबिन से जाने के लिए मुड़ा। तरुण ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप किस हक से मुझे ये सब बोल रहे हैं? अक्षित अपनी जगह से मुड़ा और उसने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हें कुछ दिन में पता चल ही जाएगा, सो जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा बोलकर अक्षित ऑफिस से निकल गया। उसे आज दर्शन से मिलना था और डील में खो दिए हथियार भी वापस लाने थे। कंटिन्यू। एपिसोड 20 से तुम्हारे उसूल तुम्हें अपनी जान से भी प्यारे है क्या? अक्षित दर्शन से मिलने के लिए उसके मेंशन की ओर जा रहा था, लेकिन पता नहीं रास्ते में उसके दिमाग में कौन सी घंटी बजी कि उसने अपनी गाड़ी उस ओर मोड़ ली जहां वो वेपन्स रखे गए थे। अक्षित अपनी गाड़ी तेजी से चलते हुए वहां पहुंच चुका था। वो जगह शहर से थोड़ा दूर थी और वहां बहुत सारे लोग पहरा दे रहे थे। दिन के वक्त भी वहां 100 से ज्यादा लोग थे। अक्षित की कार को आता देख वो सभी अलर्ट हो गए और कार की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उन सबको देखकर अक्षित ने कार रोक दी, लेकिन कार से बाहर नहीं निकला। जब अक्षित बाहर नहीं आया तो उनमें एक आदमी ने इशारा किया। उसके इशारे को देखकर एक आदमी धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगा। जब वो आदमी कार के एकदम करीब पहुंचा तो अक्षित ने कार का डोर झटके से खोल दिया। उसके ऐसा करने ने वो आदमी चौंक गया और अक्षित पर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा, तू है कौन और यहाँ किस लिए आया है? अक्षित बड़े ही स्टाइल से कार से निकला और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं वो हूँ जिसकी एक चीज यहाँ है। वो क्या है कि कल मुझे थोड़ी देर हो गई थी, सो कैन यू टेक मी टू योर बॉस? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, एक बार डील कैंसिल होने के बाद बॉस फिर से वो डील नहीं करते। जीना चाहता है तो चला जा यहाँ से। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके मुड़ते हुए अक्षित उस आदमी के बाल कसकर पकड़ लेता है, जिससे वो आदमी चीखने लगता है। अक्षित अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जाकर अपने बॉस से बोल माफिया किंग एव आया है, वरना। अक्षित के इतना कहते ही सभी लोग डरने लगते हैं। उन सब ने एव का नाम सुन रखा था, जो किसी पर रहम नहीं करता था, और जब उन्हें पता चला कि आज उनके सामने जो आदमी है वो एव है तो उन सब की हालत पतली होने लगी थी। सभी लोगों ने अपनी गन नीचे कर ली थी। उन सब की आंखों में डर साफ तौर पर दिख रहा था, और सबसे ज्यादा वो आदमी डर रहा था जिसके बाल अक्षित की पकड़ में थे, या यूं कहे कि जिसकी जिंदगी अक्षित की पकड़ में थी। वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अक्षित को और ज्यादा गुस्सा आने गला था। उसने उस आदमी के बालों को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे अपने बॉस के पास ले चलो अभी के अभी। उस आदमी अपनी कांपती आवाज में कहा, मामा मेरे साथ चलिए बॉस, मैं आपको ले चलता हूं। ऐसा कहकर वो आदमी अक्षित को अपने साथ ले जाने लगा। इस वक्त भी अक्षित के हाथों ने उस आदमी के बाल को जकड़ रखा था। वो आदमी अक्षित के अपने बॉस के पास ले जाता है। अंदर जाने ही अक्षित देखता है कि सारे लोग कई तरह के हथियारों की टेस्टिंग और पैकिंग कर रहे होते हैं। अक्षित साथ के डील न होने की वजह से इन लोगों ने किसी दूसरे गैंग के साथ डील करने का प्लान बना लिया था। वो आदमी अक्षित को अपने बॉस के पास लेकर जाता है। उसका बॉस एक बंदूक पकड़े हुए था और उसमें बुलेट्स डालता था। तभी उसकी नज़र अक्षित पर पड़ती। इस आदमी का नाम डेविड था। डेविड दूसरे देशों से हथियार लाकर यहाँ के गैंग से डील करता था। डेविड अक्षित को देखते ही डेविल स्माइल करने लगता है और उसकी ओर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। अपने बॉस को ऐसा करता देखकर सभी लोग अपना काम छोड़कर अपने बॉस के पीछे खड़े हो जाते हैं। अक्षित उसे ऐसा करता देख स्माइल करता है और उस आदमी को डेविड की ओर फेंक देता है जिसके उसने बाल पकड़े थे। वो आदमी तेजी से भागता हुआ डेविड के पीछे छिप जाता है। डेविड अपनी बंदूक अक्षित पर ताने हुए उसकी ओर कदम बढ़ाता है। उसे ऐसा लगता है उसके ये करने से अक्षित डरकर अपने कदम पीछे ले लेगा, लेकिन डेविड के अभी तक ये पता नहीं था उसके सामने माफिया किंग एव खड़ा है। वो धीरे धीरे अक्षित की ओर जाता है और कहता है, तू है कौन बे जो मेरी जगह पर आकर मेरे ही आदमी पर हाथ उठा रहा है? हम बोलना।
ऐसा कहते हुए डेविड ने वो बंदूक अक्षित के सीने में दबा दी, लेकिन एक ही पल अक्षित ने अपनी तेजी दिखाते हुए डेविड से वो बंदूक छीन ली और डेविड के ऊपर पॉइंट करके स्मृक करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपने बॉस के ऊपर बंदूक तना देख सभी गुस्से में अक्षित की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा करता देख अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा, सोचना भी मत, वरना तुम्हारा बॉस तुम्हें शाबाशी देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। इस वक्त डेविड भी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा था। उसने अक्षित से पूछा, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन। अक्षित उसके ओर देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब तक समझ ही गए होगे कि ऐसा करने का जिगर किसमें होगा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया तो समझा देता हूं। मैं कल के डील के हथियार लेने आया हूं, सो गिव मी दैट क्विकली। उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ आए हो माफिया किंग एव, लेकिन मुझे माफ करना, हमने ये डील किसी और के साथ फाइनल कर ली है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके सी यू। अक्षित, मैं यहाँ खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सारे वेपन्स दे दो, मैं चला जाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और गैंग के साथ ये डील कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डेविड, तुम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल है जिन पे मैं काम करता हूँ। एक बार डील फाइनल हो गई तो बस ये किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं हो सकती। अक्षित ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे उसूल तुम्हें अपनी जान से भी प्यारे हैं क्या? डेविड, तुम यहाँ अकेले ही आए हो और मुझे जान की धमकी दे रहे हो। अक्षित डेविड की आंखों में देखते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं अकेला हूं? उसके इतना कहते ही बाहर से गन चलने की आवाज आने लगी। सभी लोग ये आवाज सुनकर थोड़ा चौंक गए। तभी दरवाजे से चलकर सक्षम आया। उसके हाथ खून से सने थे। सबको समझने में देर नहीं लगी कि बाहर क्या हुआ होगा। सक्षम के साथ उसके कुछ आदमी भी अंदर आए और वो सब अक्षित के पीछे खड़े हो गए। डेविस की हालत अब खराब होने लगी थी। उसने अब तक ऐप के बारे सुना था, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी पहली मुलाकात ऐसी होगी। इतने में एक आदमी डेविड के कान में कहता है, बॉस इन्हें वो सारे वेपन्स दे दो, अगर जिंदा रहे तो किसी दिन इसने निपट लेंगे। डेविड को भी उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन वो अक्षित के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने आदमियों को सारे वेपन्स लाने के कहा। सारे के सारे वेपन्स अब अक्षित के सामने थे, लेकिन इतने ही कहा मानने वाला था। उसने कहा, मैंने सुना है तुमने सिंगापुर से नए हथियार मंगवाए हैं, मुझे वो सब चाहिए। डेविड, लेकिन उसके साथ डील की कोई बात नहीं हुई थी। अक्षित अपने हाथ बांधते हुए, हुई तो नहीं थी लेकिन मुझे चाहिए, ऐसा कहकर अक्षित डेविड की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। डेविड गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, लेकिन उसके पास अक्षित के बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सारे वेपन्स अक्षित को दे दिए। अक्षित ने उसके सामने पैसों से भरा एक बैग फेंक दिया और सारे वेपन्स लेकर वहां से चला गया। डेविड बस उसे देखता रह गया। अक्षित ने सक्षम को ऑर्डर दिया ये सारे वेपन्स दर्शन के पास ले जाए और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। शाम होने लगी थी। इधर ऑफिस में एक एक करके सभी लोग जाने लगे थे। पाखी अभी भी अपने केबिन में ही बैठी थी। जब से अक्षित ने उससे कहा था कि केबिन से बाहर न जाए, तब से पाखी एक बार भी अपने केबिन को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। पाखी अपने काम में बिजी थी। इतने में ही पाखी के केबिन का दरवाजा खुला और राधिका अंदर आई। उसने पाखी से कहा, लेट्स गो पाखी, और कब तक सर का वेट करेगी? पाखी, अरे तुझे किसने कहा कि मैं सर का वेट कर रही हूँ? मुझे थोड़ा काम था, बस तू एक काम कर, तू चली जा, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, ठीक है? राधिका ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुझे कितना काम है, बहाने बनाना बंद कर, तेरे फेस से सब पता चल रहा है, लेकिन ठीक है, तू वेट करना चाहती है कर, मैं जा रही हूँ, बाय। पाखी मुस्कुराते हुए, ओके बाय, ठीक से जाना। ऐसा कहकर पाखी फिर से अपने काम में लग गई। इधर राधिका ने अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गई। उसका घर ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो अक्सर पैदल ही आया जाया करती थी। राधिका जैसे ही ऑफिस से कुछ दूर निकलती है, एक ब्लैक कलर की कार उसके बगल में आकर रुकती है और उसमें बैठे लोग राधिका को जबरदस्ती कार के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन ये सब होते एक आदमी देख लेता है। कंटिन्यू। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।